आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आज का मेरा टॉपिक और सवाल ये है कि ईद का गोश्त आप लोगों के फ्रीजर में कितना अरसा रहता है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है। जी फिजा, आप बताइए। हमारे घर में गोश्त 1 महीने तक रहता है और अम्मी का बस चले तो वो मिठाई के तौर पे भी दें हमें, क्योंकि सुबह दोपहर शाम हर टाइम गोश्त ही खिलाती रहती है। अगर वो इतना होता है कि 1 महीना सुबह दोपहर शाम चलता है, इतना होता है, किया होता है स्टोर। ये किधर किधर से आता है? खुद की तरफ से भी कुर्बानी होती है, मगर फिजा फिर भी माशाल्लाह 3 टाइम 30 डेज रिलेटिव्स की तरफ से, नेबर्स की तरफ से, सबकी तरफ से आता है। सबकी तरफ से आते हैं और अम्मी होती है कि ये खत्म करके मैं अब दम लूंगी। बिल्कुल, ठीक है, जबरदस्त। ओके अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम महानूर है। जी मानूर, हमारे घर जब बकरा या कुछ जानवर हम लेते हैं तो उसके जो पाए होते हैं सबकी लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं कि फूफो कहती हैं पाया हमें दो, चची कहती हैं पाया हमने लेने, अब हम बकरा पहले ही ईंटों पे खड़ा कर दें। अब हमें इतनी भी समझ नहीं आती, वो पायों पे ही लड़ाइयाँ करी जाती हैं आपस तो में। वो पाया जो हैं वो आखिर में किसके हिस्से में आते हैं फिर? किसी के हिस्से नहीं आते, लड़ने बैठ जाते हैं, हमें दो हमें दो। मम्मा कहते हैं मैंने बाहर ही किसी को दे देने, ना घर रखने ना तुम लोगों को देने। मतलब कि चाची को भी नहीं मिलते, नहीं। फूफो को भी नहीं मिलते। नहीं, फूफो लड़ झगड़ के ले लेती हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईमान है जी मान, और हमारे घर में हम ज़्यादातर वैड़ा करते हैं, लेकिन हमारे घर में एक बोटी भी नहीं रखी जाती। तो आप लोग उसको बांट देते हैं हम जबरदस्त। तो यानी कि आपके यहाँ तो बिल्कुल वो आता ही नहीं है फ्रीजर तक। हाँ। ओके, फेयर इनफ, बिल्कुल सही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मामा है। जी मामा, हमारे घर में बकरा ज़िबा होने से पहले ही उसका हिस्से देख ले जाते हैं कि क्या चीज़ किसने रखनी है। अच्छा पहले तो लड़ाई पड़ जाती है कि फूफो के रखें या खाला के रखें, मम्मा पापा आपस में ही लड़ने पड़ जाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ बोटियाँ पहले मैं अपने लिए बचाऊँ या दूसरों के लिए रखूँ। बकरा जो है वो जायदाद का रूप इख्तियार कर लेता है। अच्छा, तो आखिर में जीतता कौन है? चांपे नहीं, रिश्तेदारों में से कौन जीतता है? जानते नहीं, जाती किसकी तरफ है फिर ये इवेंचुअली? वो तो फिर बोटियाँ हम लोग निकाल को लेते हैं ना, जिनसे हम जरा ज्यादा प्यार करते हैं उनको ज्यादा दे देते कौन हैं। होते हैं वो जिनसे आप ज्यादा प्यार करते मासियाँ। हैं? ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फ़ारूक अब्बास सर, बकरा ज़िबा करते हैं तो मैं अपनी बेगम से कहता हूँ कि किसी को भी गोश्त नहीं देना। अच्छा। मैं अपनी फ्रिज भर लेता हूँ और मैं खुद ही अपनी बेगम से कहता हूँ कि आज तुम रेस्ट करो बेगम, मैं मटन पुलाव बनाता हूँ और बारबेक्यू करता हूँ। अच्छा, खुद करते और खुद ही मज़े मज़े से खाता हूँ। मेरी बेगम कहती हैं आज मेके को बुला लूँ, मैं कहता हूँ नहीं बेगम, ये मैंने अपने लिए बनाया है और हम खुद ही खाएंगे बस। अच्छा, वैसे फारूक साहब आपको कोई और बुलाता है अपने घर? नहीं सर, ना मैं जाता हूँ ना मैं किसी को बुलाता नहीं, वो हूँ आपको जाता किधर को बुलाएगा तो जाएंगे ना। आप जब ये अपना पूरा स्केड्यूल बता रहे हैं तो उसके बाद तो किसी ने आपको नहीं बुलाना जी। तो बस मजे मजे से मैं खुद ही खाता खुद ही हूँ आप खा और पी जाते अपनी फैमिली को खिलाता हूँ। अपनी फैमिली को आप जी। खुद ही अंदर। जी जी वैसे आप करते क्या हैं सर? सर लैंडलॉर्ड हैं। लैंडलॉर्ड हैं। जी। आपके तमाम रिश्तेदार भी जानते हैं कि आप ये करते हैं उनके साथ? वो सब यही कहते हैं कि वो कहते हैं यार ये खुद ही बकरा ज़िबा करता है और खुद ही खा जाता है। ठीक है, ये चले पब्लिकली नोन बात है कि जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अरशद जवेद लाहौर से। जी ये जो कुर्बानी का सिलसिला चल रहा है, जी, जी। इसमें ये है कि 3 हिस्से होते हैं, एक का खुद का, एक रिश्तेदार का, एक गरीबों में बांटा जाता जी है। बिल्कुल, तो खूब खाया जाता है। बस आगे आप समझदार हैं। मैं समझदार नहीं, आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। ये जो आप करते हैं अमूमन कितने अरसे तक आप ये, या स्टोर रहता है, स्टोर होता है, नहीं होता? ये तकरीबन 3 महीने भी चल सकता है। 3 महीने भी चल सकता है। अच्छा, 3 महीने इसलिए चलता है कि आता इतना ज्यादा है या जाता ही नहीं है? नहीं, आता बहुत ज़्यादा है। आता बहुत ज्यादा है, तो 3 महीने का टाइम निकल जाता है। तो अभी तक जो है साहब जो है वो सबसे आगे हैं लिस्ट के अंदर के इन्होंने 3 महीने तक का टाइम, आप बाकी सारे जो हैं जल्दी जल्दी फारिग कर रहे थे। मैं साबित कर सकता हूँ, आप चले मेरे घर जाके फ्रीजर चेक कर लें। सर और कोई मैंने काम भी मैं ताड़े फ्रीजर खोला। लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को। शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ सिंगर। अमूमन पाकिस्तान में अब हर किसी को ही लेजेंड कहा जाता है। जिस हिसाब से मुझे लगता है कि तकरीबन 30-40 लाख लेजेंड तो पाकिस्तान में फिर रहे हैं, लेकिन हमारी आज की मेहमान एक बाकायदा लेजेंड हैं बिकॉज शी इज़ हैड अ करियर जो कि 40 साल से ज़्यादा के अरसे पे मुहित है। आप सबकी तालियों में द वन एंड ओनली मोहतरमा बुशरा अंसारी।
ईद मुबारक। मैं देख रही हूँ तो बकरे के साथ हो रही है, वो भी मैंने चेक कर लिया। बिल्कुल। अल्लाह तौबा। मगर बुशरा, सबसे पहले तो वेलकम आपको। थैंक यू। और दूसरा, आप इस टॉपिक के अंदर बताना चाहती है कि कितना अरसा चला लेती हैं ईद का गोश्त? एक तो पहले इसका मकसद तो समझे, कर क्यों रहे हम ये काम? कुर्बानी का हुक्म क्यों आया था? लोगों में बांटे, वो जो नहीं खा सकते पूरे साल उनको दें, और जो माशाल्लाह कह रहे हैं लैंडलॉर्ड, उनकी मुझे शक्ल दिखाएं। आप तो वैसे भी खरीद के खा सकते हैं, तो आपने ये मजाक में कहा है, वैसे मुझे यकीन है। आप करती हैं स्टोर? नहीं, स्टोर नहीं मैं करती। भाई बात ये कि मेरे घर इकबाल हुसैन साहब, उनको तो छुरी फेरने का एक बहुत रोमांस है उनका, बाकायदा। बकरे को छुरी फेरने का? हाँ, बकरे को, बंदे को नहीं, बकरे को। और एक दफा ये ले गए वहाँ और मेरे से भी छुरी फेरवाई। मैंने कहा अगली दफा मैंने छुरी नहीं फेरनी, लेकिन खैर। तो वो 2 मेरे बकरे होते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, क्योंकि कराची में कोई रिश्तेदार नहीं है, बच्चे भी बाहर चले गए हैं, तो मैं ज़्यादातर रखती हूँ पुलाव का कलेजी और भुना हुआ गोश्त। बाकी मैं इसको जमा नहीं करती, बांट बटा देती हूँ। कुकिंग आप खुद करती हैं? मैं पका लेती हूँ, लेकिन स्टोर करने वाला मजाक तो मुझे समझ नहीं आया। मगर मुझे ये बताइए बुशरा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, अभी रिसेंटली आपकी सालगिरह गुजरी, जिसको आपने बहुत पब्लिकली मुख्तलिफ शहरों में मनाया। बिल्कुल, लाहौर में मेरी बहन अस्मा की स्टूडियो ओपनिंग थी, उन्होंने भी मना लिया, फिर मैं किसी के घर गई, उन्होंने भी मना लिया। मैंने कहा सालगिरह मना के मुझे शर्म ही आ गई। तो आजकल अब क्या हो रहा है अदर देन सालगिरह? साल में एक आधा ड्रामा ही मेरे से हजम होता है। मैंने अभी शदाई चल रहा है वो किया है, फिर मैंने वो जहन्नुम बरास्ता जन्नत इकबाल साहब ने लिखा था, इकबाल हुसैन साहब ने एक ऐसे गेस्ट अपीयरेंस किया है। मैं 1.5 साल बाद मैंने ड्रामा किया। मैं ज़्यादा तो फिर बाहर बूर निकल जाती हूँ, बच्चों के पास गई, फिर कहीं इवेंट्स करने चली गई, मुख्तलिफ जगह पे बताती भी रहती हैं कि मैं यहाँ फिर रही हूँ और यहाँ वाले दोस्तों को मिल रही हूँ। अभी आई थिंक रिसेंटली आप कहीं कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया गई। बिल्कुल, मैं और नुमान गए थे। पहली दफा गई ऑस्ट्रेलिया? नहीं, पहले भी गई थी। हम इंडस हॉस्पिटल के साथ घूमते रहते हैं, उनके लिए फंड रेज करते हैं, और लोग हमें प्यार करने के लिए आते हैं, फिर वो फंड्स देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नुमान साहब वैसे ही थे जैसे पाकिस्तान में होते हैं? हाय, मैं सदके जाऊं, अल्लाह उसको नजर ना लगे भाई। ऑस्ट्रेलिया में भी इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स वो स्टेज पे खड़े, वो नुमान की नकलें उतारे थे, ये वाली ना, तो उसने दिया। माशाल्लाह, ही इज वन ऑफ हिज काइंड, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। और 2 मियां बीवी थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, नहीं उनकी डिग्रियां थी कि मुझे वो याद भी नहीं। तो आपस में वो दोनों डायलॉग बोल रहे थे कि ये आप कैसे कर लेते हैं, जैसे वो नादिया ने कहा। अच्छा। इतना कोई माशाल्लाह वो प्ले उनका हिट हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ बाहर दूर बैठे हुए हमारे हम वतन हमें प्यार करें। तो आजकल आप किससे सोशल मीडिया के ऊपर गुत्थम गुत्था हुई है? नहीं, गुत्था तो मैं उनसे होना नहीं चाहती, जो कि इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनका गुत्थम ही हो जाऊँ उनके साथ। उनकी शक्लें इतनी बुरी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जब बहुत बर्दाश्त करने के बाद थोड़ा सा कहना पड़ता है, हल्का सा मतलब कहना। अभी आजकल मुझे गुस्सा बहुत आया हुआ है। सुबह मैं अपने आप से कह रही थी कि अरे भाई, मेरी प्यारी हदीका कियानी जो हम सबकी प्यारी है, उसको अवार्ड मिला है, तो एक आदमी बकवास कर रहा है। ये लफ्ज मुझे टीवी पे बोलना पड़ा, पता नहीं क्या ही क्या कह रहे हैं लोग, बना रहे हैं इसके ऊपर कि तुम्हारा दिमाग खराब है। एक तो इतनी प्यारी आर्टिस्ट है, इतने अच्छे काम करती है, सबको नजर आ रहा है, मैंने क्या बताना है। उसको सितारा इम्तियाज मिला है, तो वो बहुत वैल्यूबल है और वो सबको खुशी है बहुत। तो एक आदमी का दिमाग खराब है। मगर वो इसी तरह तो हिट होना था ना, क्योंकि उस आदमी की वैसे तो कोई जरूरत नहीं होनी। उसको तो लग रहा है कि कोई ठुड्डा लगे और किसी गटर में गिर के मर जाए। मतलब मुझे अपने पे इतना गुस्सा नहीं आया, मुझे आइडिया नहीं कि कौन आदमी है ये। उस आदमी ने ना इसके ऊपर भी 10 व्लॉग कर देने। तो मैं तो हदीका के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मगर ये खैर अब इसकी हर चीज पे तो कमेंट करना है और हर किसी ने करना है, और हर बंदा जो है वो अपने तौर पे एक क्रिटिक भी है, एक जर्नलिस्ट भी बन गया हुआ है, न जाने एक्टिविस्ट भी है। तो आप हर जगह तो नहीं अब नहीं, मैं हर जगह तो नहीं कहती। जब कहीं एक जगह ऐसी आती जैसे मेरी बारे में किसी ने जो भी कहा, तो मैं उनको एड्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जाहिर है देयर नोबडी। और आप उनकी तस्वीर देखे तो वहाँ तोता चिड़िया बना होता है, खुद तो तस्वीर भी नहीं लगाने जोगे। तो अब पता नहीं वो कौन है, मैं उनका नाम लूँ तो उनको मैं मशहूर ही कर दूँ, ये नहीं मैं करती। लेकिन कहीं ना कहीं मैं रवैये के बारे में बात जरूर कर देती हूँ। जो भी साहब है, मुझे तो पता भी नहीं कौन है, हदायत उनको दे जो भी हरकत कर रहे हैं। हम यहाँ पे अवाम से भी सवाल लेंगे, आपसे को पूछना चाहें तो हम देखते हैं कि वो क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी, कौन है पहले? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरी वालिदा भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं। बहुत शुक्रिया। ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है, आप हमारे मुल्क का सरमाया है, लेकिन आप स्विट्जरलैंड में नहीं है ना, आप दुबई में गई हैं, कराची में रहती, आप कराची में ही है सरमाया। जी, मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि आपका कैरेक्टर था साइमा चौधरी का, जो कि सबका बहुत ज़्यादा पसंदीदा था किरदार। तो वो किरदार में जो है वो सिर्फ मज़ाहिया किस्म का था कि उसमें कोई संजीदगी का पहलू भी था? संजीदगी का पहलू उसमें हो ही नहीं सकता था। वो मोहम्मद अहमद ने जब पहला लिखा था ना आज़र की आएगी बारात, तो उन्होंने कहा कि एक ज़रा ओवर लाउड सी औरत है जो फैसलाबाद की डिज़ाइनर है, तो मैंने वैसा बना लिया उसको। फिर आगे से इन्होंने पकड़ लिया और फिर वो ज़ाहिर है कि बन गया था कैरेक्टर। हमने फिर उसको मिल के किया। तो ये वासे का कसूर है कि जो दोबारा नहीं आ रहा, और नदीम बेग का कसूर है जो वो सिर्फ हुमायूं की फिल्में बनाते रहते हैं। जी,
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमामा है। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी मिमिक्री में सबसे ज़्यादा ख़ास आपको क्या बात लगती है? आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ या आपका एक्सप्रेशन? अब मुझे सबसे करीब तरीन क्या लगता है, जो कुछ किया था मैंने 4-5 लोगों का, आई थिंक सलमा आगा का सबसे करीब तरीन था। कुछ लुक भी मैं उनकी तरह बना सकी, कुछ आवाज़ भी उनकी तरह बना सकी है। वो तो बड़ी हसीन है भाई, मैंने बड़ा ज़ोर लगाया तो खूबसूरत थोड़ी सी बनी, तो वो था आई थिंक। और मैडम नूरजहाँ का भी था, लेकिन वो मैं उतनी हसीन नहीं थी जैसी कि वो थी। तो कुछ चीज़ें थी जो करीब थी। मगर मुझे बताया बुशराबा कि कभी किसी ने माइंड किया था? नहीं, ये पता क्या हुआ, देखें एक चीज़ इसके बारे में अभी पिछले दिनों भी कुछ बातचीत हो रही थी। तो जब ये हुआ पहली दफ़ा सलमा आगा साहिबा का, तो मैंने तो जाहिर है एक होता ना, उनके बड़े ब्लॉन्ड बाल थे, उनकी ग्रीन आंखें थी, मेरी तो शक्ल दूर दूर नहीं मिलती ना। तो एक उन्होंने लड़की बुलाई थी जो इस लुक से मिलती थी, उसके ऐसे गोल्डन बाल थे और ग्रीन आंखें गोरी गोरी सी। उस बेचारी को नहीं आ रहा था, तो मैं उसको करके दिखा रही थी कि ऐसे करो ऐसे करो। अब अनवर साहब भी पीछे लग गए और डायरेक्टर भी थे, उन्होंने भी बहुत इंसिस्ट किया। इसी तरह फिर उन्होंने दोबारा से कहा कि मुसरत नज़ीर, मैंने कहा दिमाग सही है, मैं तो नहीं कर रही, मैं पागल हूँ। तो वो भी एक और हसीन खातून थी, बड़ा उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा भाई मैं नहीं करती। एनीवे वो हो गया। जब लिया उन्होंने मैडम नूरजहाँ का नाम, मैं कहा तौबा करो, मैंने को जूते खाने फिर अनवर साहब ने उनको फ़ोन करके उनसे इजाज़त ली थी। अच्छा। हाँ जी, ऐसे थोड़ी है मुँह उठाया किसी की कॉपी कर दी, अच्छी बुरी जैसी भी है, तमीज़ होती है हर चीज़ की। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेरी बख्तावर है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि जब आपका ड्रामा पीटीवी पे आता था तो हम एक फ़िक्स टाइम पे बैठ के देखते थे, जबकि आज के दौर में हम लोग यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हम यूट्यूब पे देख लें। तो आप इस तब्दीली को कैसे देखती हैं? देखिए, तब्दीली में बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन मैं इसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करूँगी। पहले पीटीवी एक और तरह का मीडियम था और अभी कमर्शियल है, तो जिनका बिज़नेस है वो बिज़नेस टाइप के ड्रामे भी बनाते हैं, फिर यूट्यूब पे डालते हैं ताकि फिर ज़ाहिर है उससे पैसे बनते हैं। आई थिंक कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ अच्छी बात ये होती है कि अगर हमें भी यूट्यूब की कमाई में से कुछ देता कोई, मतलब कि रॉयल्टी वगैरह का मजाक नहीं है। मेरा एक सवाल है कि आप कैसे कह रही हैं कि रॉयल्टी एक बड़ा पर्टिनेंट अब तो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है विद यूट्यूब की इमर्जेंस। रॉयल्टी के ऊपर हमारे अदाकार इतनी बात ही नहीं करते, वो बाकी तो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर अपना कॉमेंट कर देंगे, इस पे नहीं करते। क्या उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको खुद अंदर देखना पड़ता है और अपने वाले नाराज होंगे? यूनिटी होनी चाहिए। मसलन अगर मैं कहूँ जी मैं नहीं कर रही, तो मेरी जगह एक सस्ती आंटी मिल जाएंगी, ठीक है, तो वो कर लेंगी, कहेंगे फिर क्या हुआ, ये तो मिल रहा है ना, जो भी है इसको तो कर नहीं, लो। मगर इस तरह तो ये मामला रुकेगा ही नहीं कभी। नहीं रुका ना कभी भी। हम तो पीटीवी के ज़माने से लगे हुए रॉयल्टी पे। वो और बात है, वहाँ में 800 रुपये मिलते थे, बल्कि लीडिंग रोल को तो उसमें से रॉयल्टी 25 रुपये मिल ही जाती थी कभी, जो कि हमने कभी उसको गौर ही नहीं किया। अब जो हालात हैं, चैनल्स को सोचना चाहिए, प्रोडक्शन हाउसेस को सोचना चाहिए कि जो यूट्यूब पे ऐसी बातें कर रहे हैं, खड़े हुए कोई मुर्गी को दाना दे रहा है तो कोई कुछ, तो उनके तो पैसे बन रहे हैं। तो आप सोचिए कि ड्रामे से कितना पैसा बन रहा होगा, इतना बन रहा है कि हम गिन नहीं सकते। बिल्कुल। अगर 5 करोड़ मिसाल के तौर पे एक सीरियल ने ले लिया है, उसमें आर्टिस्ट भी है, प्रोडक्शन भी है, फला भी है, तो 20 करोड़ बनाया होगा उसमें से, तो हम बेचारों का क्या? और टेक्नीशियंस को किसी को कुछ भी नहीं मिलता एक्स्ट्रा। इस पे लॉ बनाना चाहिए, लॉ, सिर्फ हमारी राय नहीं है। मजे की बात बताऊं तो हॉलीवुड के अंदर भी एक बार उनको प्रोटेस्ट करके स्ट्राइक करनी पड़ी थी, जिसके बाद हॉलीवुड बंद रहा था 8 से 10 महीने, होना ये चाहिए, और इवेंचुअली फिर जाके वो बहुत सी चीजें माने थे। बिल्कुल माननी पड़े उनको, तो ताकि ये एक बार तो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, तो कोई नहीं देगा आपको लाके। यूनिटी नहीं है ना, यूनिटी बिल्कुल। बस बात ही है कि कोई 4 लोग नहीं मानेंगे तो 4 मान जाएंगे, तो फिर वो कहेंगे ये तो 50,000 मांग रहा था, तो ये तो 20 वाला इधर आ जाओ, हमारा काम हो गया। लेकिन ये प्रोडक्शन हाउसेस को सोचना चाहिए और उस पर एक लॉ बनना चाहिए, सॉरी टू से लॉ बनेगा तो वो मजबूरन ही उनको मानना पड़ेगा। ये कानून बनना चाहिए, उसमें हमारा जो भी परसेंटेज बनता है वो मिलना चाहिए हमारा। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लारेब है। मेरा मैम से ये सवाल है, क्या आपके ख्याल में आप एक मुकम्मल प्लेबैक सिंगर बन सकती हैं? बेटे, मेरा बचपन में ख्याल था कि मैं हूँ ही मेरा मतलब था, मैंने ज़िंदगी में क्या सोचा था कि क्योंकि जब पैदा हुए तो गा ही रही थी, तो हम सब गाते हैं घर में, तो मेरा तो ये पक्का ही प्रोग्राम था। मुझे लगता था कि मैं गाऊँ, मुझे तो आता ही है, मतलब मुझे आता है, मेरा ख्याल था, क्योंकि बच्चों की मैं बड़ी स्टार थी, गाती थी। लेकिन जब बड़े होके आप सुनते हैं, अच्छा सुनना आता है ना, बहुत ज़्यादा ही आ गया सुनना, इससे तो डर गई फिर मैं। समझ ज़्यादा आ जाए तो भी मसला है, जिसको समझ नहीं आता वो इतने बड़े बड़े स्टार बने हुए हैं। तो वो जब समझ आई तो मैंने कहा नहीं, जो नाज गाती थी या मैडम नूरजहाँ गाती थी या नाहिद अख्तर गाती थी या रूना लैला गाती थी, तो जब वो 110% गा रही हैं, तो मैं कैसे 80% गाना गा के कुछ बन सकती हूँ? वो भी था, दूसरे अलाउड नहीं था। हमारे अब्बा कहते थे बस बच्चों के प्रोग्राम में गा लो। और मेरे पीछे आए 2-3 बड़े कंपोजर्स मेरे घर, मैं स्कूल गई हुई थी, मेरी अम्मी ने बाहर से भगा दिया।
आपने क्या घर तब्दील कर लिया था, इसके बाद दोबारा आ जाते? नहीं, वो अम्मी ने कहा असी नहीं इजाजत देंगे स्टूडियो जान दी, वो फिल्मों में नहीं ना जाने अच्छा। देते थे। और वो मास्टर इनायत हुसैन आए थे जो इतने बड़े कंपोजर हैं जिन्होंने जाने बहारा बनाया हुआ और पता नहीं क्या क्या। मुझे पता चला जब मैं BA में थी, मेरी बहन ने भी छुपा लिया। अम्मी कहते हैं तू तो टप नहीं रहना सी, ऐसे दसिया ही नहीं। तो बन सकती थी अगर मैं इसको सीखती, रियाजत बहुत करती और इस पे सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करती तो शायद। वेलकम बैक टू गपशप। पुशरापा हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। तो आप ही कुछ पोस्ट आपको दिखाएंगे और उनका हाल जानना चाहेंगे, ठीक है? जो जी दिखाइए। ओहो, when we actually bought the bull in our studios, Showtime, 1986, Anwar Maqsood and Moin Akhtar, what a memory. हाँ, क्या बताएं आपको, क्या बताएं आपको। PTV में बहुत बड़े स्टूडियोज थे तो उनके पीछे ऐसे दरवाजे होते थे जो सेट डिजाइनर्स के लिए सेट लाने के लिए थे, तो वहां से बहस आ गई। उन्होंने बहस को बुलाया, अच्छा, मतलब लेकर आए। शो टाइम एक शो होता था जिसमें मैं होस्टिंग करती थी, मैंने पहली बार होस्टिंग की। तो ये आइडिया अनवर साहब का था कि उसको हमने बुलाया और हमने बहस से पता नहीं बातें की, हमने उसके बारे में बातें की। अभी मोइन भी कुछ जुमलेबाजी करते, बहस बेचारी जवाब नहीं दे रही थी, आगे से हम उसको पता नहीं जुगते कर रहे होंगे, अल्लाह जाने क्या। ये जो आप तीनों जी शख्सियात की जो पेयरिंग है, ये एक बड़ी आइकॉनिक रही है। क्या बात है, मोइन अख्तर साहब ऑफ कोर्स और साथ अनवर साहब, क्या बात है। वैसे इतना आपने एक्टर देखा है जिंदगी के अंदर, इतने एक्टर्स का काम किया, मोइन अख्तर साहब का कोई कंपैरिजन आपको नजर आया? कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। मतलब मुझे वैसे, अगर मैं नॉट दैट कि ये वो बहुत उस तरह से इमोशनल बात कर रहा हूँ, मगर आप अगर फैक्चुअली बात करें तो मुझे मोइन अख्तर साहब की वो जो एक आर्ट था, उस आर्ट की कोई रिप्लेसमेंट या कोई साथ का कंटेम्प्रेरी नहीं समझ आता। आप देखें, आपने लूज टॉक में देखे माशाल्लाह उसने 250-300 कैरेक्टर किए हुए। आप हर कैरेक्टर को देखें, हर दफ़ा पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरी परफेक्शन के साथ, और उसको बनाना और उसके बाद बीच में मैनरिज्म डालना और बीच में ये खांसना और क्या करना, ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली काम आप मुझे खुद बता दें अगर आपकी नज़र में कोई हो तो। नहीं बिल्कुल। अभी जिस तरह रिसेंट टाइम में मैं कहीं देखा, सुनील ग्रोवर बड़े आजकल ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो मुझे हंसी आती कि ज़माना कुछ ऐसा आ गया, आपके आने से पहले ही मैंने कहा था कि अब हर बंदा लेजेंड है। 1 रुपए के 4, 1 रुपए के 4, 1 रुपए के 4, बिल्कुल ये वाला हिसाब है। तो इसी तरह वो सुनील ग्रोवर के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये गोट हो गया है, तो ये गोट अब हर चीज़ में होता है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और वो मैं कभी तो वो बेचारे को काम स्टार्ट किया है उसने, वो कर रहे हैं, उनको करने तो दो। आप कैसे मिमिक्री की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, नॉट जस्ट पाकिस्तान में, मोइन अख्तर हॉलीवुड के अंदर, वो ऑफ कोर्स सुनील ग्रोवर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मगर ये ना लोगों को मंजिल से पहले मंजिल पे फेंकने की पहले से ही आप कह दें कि जी ये तो यूं है। वो जो उनका शो एक चलता है कपिल का, हर इंसान औरत बन के क्यों हंसाना चाहता है, हर एक्टर ट्रांसजेंडर बन के क्यों हंसाना चाहता है। मुझे इस बात पे बहुत चिढ़ आ गई है। क्या औरत हो के फ़नी हरकतें करना, फ़नी बातें करना, ऑब्सीन बातें करना, क्या ये फ़नी है? मैं आपको बता दूं, मुझे जो इसके बारे में लगा, ट्रांसजेंडर वाला आपको सिर्फ हमारे खिते में मिलेगा, वहाँ पे कम मिलेगा। वहाँ पे औरत वाला का सिंड्रोम ये, अच्छा औरत वाला, हाँ औरत ही बनते हैं, मतलब मैं उनको ट्रांसजेंडर कहती हूँ। नहीं यहाँ ट्रांसजेंडर वाला भी बहुत ज्यादा है। हाँ। ये पंजाब के अंदर भी स्पेशली बहुत ज्यादा थिएटर के ऊपर हमारे किया गया है। ये चैलेंज बहुत बड़ा लगता है कि ये एक्टिंग का आखिरी पन्ना है कि हमने कर दिया। एक्टर्स को ये चैलेंज ऐसा कंसीव कराया गया है ओवर द इयर्स कि अगर आप एक सादा बंदे का कैरेक्टर कर देंगे वो इतना मुश्किल नहीं है, मगर अगर आप औरत बन गए, मैंने तो पता नहीं क्या ही कर दिया होगा, पता नहीं मगर ये एक्चुअली में, अच्छा उसकी वजह यह है क्योंकि अब हमारे यहाँ पे लिखने में ना बंदे का कैरेक्टर इतना सतही लिखा जा रहा है कि एक्टर को ना वो चैलेंज लगता ही नहीं कि मैंने एक नॉर्मल कैरेक्टर करना है। अच्छा 1 हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए, यार हर दफा ही आप लोग, मतलब मैं आपको बताऊं, पहला जो ट्रांसजेंडर गया वो एक था उनका जंजालपुरा जिसमें महमूद असलम बने थे, रीमा बड़ा अच्छा बने, नईर एजाज साहब ने किया था। तो ये शुरू की बात है ना, बिल्कुल। उससे पहले मेरी मेमोरी में नहीं है कि कोई PTV के ऊपर ये बनाओ ट्रांसजेंडर जो भी बने थे। उसके बाद मैं मुसलसल देखती रही हूँ, बहुत से ड्रामों में बहुत से लोग करते हैं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बच्चे का नाम मुझे नहीं आता, नया नया आया बिल्कुल, वो बना। मैंने कहा भाई अभी तो तू हीरो भी स्टैब्लिश नहीं हुआ, तो तुम अभी पहले अपनी वेरिएशन तो खोलो। क्या आपको अच्छा लगेगा मैं हूँ या सबा है या रुबीना है, या हम लोग हर वक्त आदमी बनते रहे और आदमी बन के हम उल्टे सीधे मजाक करें? ये आपका कॉन्टेंट क्या है? मजाक वाला तो एक और एलिमेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्टिंग के अंदर वैसे ही आमतौर पर गिवन एक दिया जाता है मर्दों को कि यार अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत बड़े एक्टर है, मगर मजाक वाला जो एलिमेंट है वो एक भोंडेपन की तरफ और साइड से चला जाता है कि वो औरत जब वो दूसरे आदमियों को, सॉरी टू से, उनको जुमले भी फेंक रही है क्योंकि औरत बने हुए हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने उस शो में ज्यादा नोटिस किया, अब शायद वो कम हो गया। नहीं हमारे यहाँ भी बहुत होता है, हमारे यहाँ भी होता है, बहुत आपकी सोच है ये, और ये बड़ा इसका एक कल्चरल ख्याल यही है कि भाई हम बड़ी अजमत के मीनार के ऊपर चढ़ जाएंगे। बिल्कुल वो मीनार के ऊपर वाली एक्टिंग है
जी आगे दिखाइए। ओहो, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह प्रोटेक्टर कंट्री, आमीन। अब मुझे ये बताइए, इस तस्वीर के अंदर पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? नहीं, स्पाइडरमैन जो आपने इसकी वीडियो नहीं देखी, मैंने इसे पाकिस्तान जिंदाबाद कहलवाया था। अच्छा, स्पाइडरमैन से आपने हाँ, कहलवाया मैं था। यूं बैठ गई थी इसके साथ जैसे कि बैठता है। अच्छा। मैंने कहा पाकिस्तान, जैसे ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो वीडियो थी, तस्वीर में नहीं है। ओके, इसलिए अच्छा। मैंने ऐसे कहा होगा। तो ये स्पाइडरमैन को आपने इस पे लगा दिया था। हाँ, टाइम स्क्वायर पे खड़ा था। बहुत अच्छे, ठीक है जी, आगे दिखाएं। ओहो, माय फेवरेट प्ले, अब मेरा इंतजार कर, पीटीवी इज वर्क। जी, सिंगल प्ले था ये, मनूल हुदा शाह ने लिखा था, बहुत अच्छा। अच्छी हमारी राइटर है, नूर आपा का। और उन्होंने लिखना छोड़ दिया है फिलहाल। ये एक बड़ा अच्छा प्ले था जो बहुत से लोगों को याद है और यूट्यूब पे मिलेगा भी। ये था मुगल बादशाहों की जो औलादें बच गई थी ना, उनकी जो गुर्बत थी बाद में, उसके अराउंड था ये टेलीफिल्म थी। मैं और फजीला काजी थे और हम बहादुर शाह जफ़र की औलादों में से थे। तो गरीब तो बहुत थे, लेकिन तो उन्होंने उर्दू लिखी, जो ज़ुबान लिखी, और जो हमारी इसमें वालदा थी, और जो नूर ने जो उसकी लैंग्वेज बनाई हुई थी कि गरीब थे, चाय में रोटी डुबो के खा रहे थे, और गुफ्तगू ये थी गर्दिश रंग के चमन है ये, और ऐसी अच्छी उर्दू। तो वो एक ड्रामा बड़ा खूबसूरत प्ले था जी। हाँ, सूर्य ईश्वर है ये यही साथी है ऐसा जिसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, मैडम नूरजहां ने लिखा था। ये आपको मैडम नूरजहां ने लिख के दिया? नहीं, ये उनका लिखा पड़ा था कहीं। अच्छा, और मुझे ये उनका ये कोट, अच्छा, उनका लिखा हाँ, हुआ मैंने वो कहीं था। शेयर किया था। और ये 1972 के अंदर उन्होंने किसी को ऑटोग्राफ दिया था। ओके, तो ये मैंने मैडम नूरजहां का लिखा हुआ कोट डाला था। ओके, ठीक है। ओहो, बचपन की यादें, ये आप कितने साल की हैं? ये मेरे ख्याल में 15 साल की होंगी। और लाहौर टीवी पे जब मैं बच्चों के प्रोग्राम में की थी, 9 साल की थी, तो कोई समझे 12 साल तक तो मैंने बड़ी स्टारडम, क्योंकि बच्चों में एक पाड़ा बच्चा होता है ना, वो मैं थी। आगे परी बनी हुई, तो ये तो वो तो। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरी दादी ने रोक दिया कि बस सुन नहीं गाना, बस टीवी पे नहीं जाना। तो फिर हमारे जो एक अंकल होते थे वहाँ, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये एक मिल्ली तराना है, शौकत अली साहब लीड करेंगे, और उसमें सारे बच्चों को मैं बुला रहा। तो उन्होंने मेरे फादर से स्पेशल इजाज़त ली थी। तो ये समझे कि थोड़ी सी हल्की सी ऐਵੇਂ सी मुन्नी सी जवानी सी थी, अच्छी भली मेरी शक्ल थी, मुझे पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। जी आगे दिखाएं। हाय, फिर म्यूजिक टीचर अंकल अमीर हैदरी, क्या वक्त था, टॉट मी टू बी हम्बल, कौमी तराने, कवाली, नात, हम सब सिखाया इन्होंने, सब कुछ इन्होंने सिखाया था। अच्छा, ये अंकल अमीर हैदरी थे, अब तो चले गए दुनिया से। और मुझे पहली बार ऑडिशन किया था खलील अहमद साहब ने, जो बहुत बड़े कंपोजर हैं। अंकल अमीर हैदरी जो थे, वो उनके साथ फिर 12-14 बच्चों की उन्होंने टीम बनाई थी, मैं उसमें लीडर थी। फिर कवाली में मैं आगे, तो फिर मुहर्रम में उन्होंने मरसिए भी कराने, हमें नातें, हमद, मिली तराने, और हमारी तरबियत, यहाँ क्यों बैठे हो, इधर बैठे हो, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है, और लगा देते थे थप्पड़। और इनकी वजह से हमारे पेरेंट्स हमको इजाज़त देते थे, और ये रागदारी भी जानते थे। इन्होंने मुझसे राग बागेश्वरी गवाया, इन्होंने मुझसे राग देश गवाया, इन्होंने मुझसे भोपाली गवाया। तो इनके साथ तो मैंने बहुत सीखा। हो जिंदगी की मंजिलें आप लिखती हैं, तो ये जो आप जिंदगी की मंजिलें इन सीढ़ियों को कह रही हैं या किसी और की तरफ इशारा है? बालू के लिए कह रही थी। बालू के लिए। ये है हुसैन साहब, इनका नाम मैंने, इनको ये बड़े खुश होते कि मैंने इनको हुसैन साहब का नाम दिया। इनका नाम इकबाल हुसैन है, तो आपको पता ही होगा। ये एक अच्छे इंसान है। जी हाँ, है ये तो मेरे दिलबर हैं। ओहो, इनका क्या करूँ मैं? मेरे अपने लव माय फ्रेंड्स। हाँ, जावेद, बहरोज, सफ़ीना, हम लोग सब फैमिली हैं। मैं जितने सालों से भी कराची में हूँ, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स तो हो ही गए अब। तो ये बहरोज के घर पहला खाना जो हमें वेलकमिंग, फिर काजी वाजिद साहब के घर, तो फिर जावेद मिला। तो हम लोगों ने समझे साथ ही हमारी ग्रोथ हुई है। हमारे बच्चे मोमल और मीरा एक साल पैदा हुई हैं, एक साथ ही गई हैं मॉन्टेसरी में, शहरी शरोज। तो हम लोग बिल्कुल, मेरे पास तो और फैमिली थी नहीं, ये सब मेरी फैमिली है। इन दोनों में से ज्यादा अच्छा दोस्त कौन सा है आपका, ये शेख साहब या बहरोज साहब? शेख साहब दोस्त है, वो मेरा सहेला है। और सफीना जो हमारे बीच का एक वो है, जब हमने बहरोज की चुगली करनी होती है तो मैं इसके साथ कर लेती हूँ। इसको ये कह दे, इसको ये कह दे, इसको वो कह दे, तो वो बेचारी बीच विचोली है। ओके, अच्छा, ठीक है। और ये आपकी अभी कोई रीसेंट तस्वीर है जी? हाँ, परसों की। ये मेरी मिट्टी है ना, ज़ारा। ज़ारा, हर तस्वीर आपकी लाइक भी ज़ारा ने जरूर की। हाँ, वो बड़ी प्यारी है। सहीफा थोड़ी पगली है मेरा ख्याल है, लेकिन बड़ी मासूम है। वो चाहती है, जो चाहती है वो कर लेती है। ये भी तो बड़ी बहादुरी है। चाहे उसने सफ़ेद बाल कर लिया, उसका दिल चाहे उसने शेव करा लिया, उसका दिल चाहे जो मर्जी करे। ओहो, हाय, कोविड में कोई गम लगा, सूख के कांटा हो गई मैं। ये सूख के कांटा, मगर कोविड डेज इन टोरंटो। हाँ, और ये आप
दुनिया बचती फिर रही थी, आप ये क्या कर रही थी? बंदा बोर होता है तो फिर यही करता है और क्या करे। नहीं सीरियसली, मैं डर के मारे, खौफ से, और इतनी डिप्रेस थे सभी लोग। आप टोरंटो में फंसी नहीं? 6 महीने। अच्छा। हाँ जी। और फिर मैंने देखा कि मेरा बिल्कुल वजन बहुत गिर गया था। मैं स्क्रीन पे जरा ब्रॉड लगते हैं, मैं इतनी सूख के कांटा हो गई थी कि मेरी भूख वूख सब मर गई थी, क्योंकि पता लगा कि मरने लगे ना। वो एक अजीब खौफनाक टाइम था, तो मेरा बड़ा वेट गिर गया था। लेकिन मैंने कहा चलो पोज मारने में क्या है। और ये है our tour legend उज़मा गिलानी is here from Australia. We celebrated presence. This is called Unity with Love. ये बिल्कुल, हम बड़ा अच्छा लगता है हमें। देखिए हमारी उज़मा गिलानी है, बदर खलील हैं, समीना अहमद हैं, ये हमसे बड़ी हैं, आर्टिस्ट भी बड़ी हैं। तो जब हम मिलते हैं तो अल्लाह जानता है कि हमारा प्यार अपनी जगह, लेकिन हमारे दिलों में इनके लिए जो रिस्पेक्ट है ना, वो बड़ी अलग तरह की है। और बड़ा मुझे अच्छा फील होता है कि जब वो आती हैं पहले बता देती हैं फ़लाँ फ़लाँ को बुला लेना, फ़लाँ फ़लाँ पहुँचे, फिर हम सब इकट्ठे होते हैं, फिर उज़मा आपा को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, उदास हुई होती हैं, तो वो हमें बड़ा अच्छा लगता है ये सब इकट्ठे होना। ये आपके साथ इस तस्वीर में गालिबन समीना आंटी भी हैं और शाइस्ता अली मेरी दोस्त जो यहाँ बैठी हैं, हैप्पीनेस कोच, ये टोरंटो से आई हुई हैं। ओह अच्छा, मैन यूर हैप्पीनेस कोच। यस आई एम। और ये प्लीज़ उसको एक शॉर्ट वर्जन में बता दें, हैप्पीनेस कोच एग्जैक्टली होता क्या है? हैप्पीनेस जो है वो कंटेंटमेंट का दूसरा वर्ड है, लेकिन अगर वो समझें लोग तो हैप्पीनेस लोग समझते हैं कि थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया तो वो हैप्पीनेस है। वो हैप्पीनेस नहीं है, नहीं है वो। और हैप्पीनेस के लिए क्या आपका एक लफ्ज़ है बड़ा मज़ेदार जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बताएं। तो मैंने एक वर्ड क्रिएट किया हुआ है, हैप्टिट्यूड, HAPTITUDE। ओके। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें साथ लेके चलेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स, जो जिसको आप प्रॉब्लम समझते हैं, जो हम खुद बनाते हैं प्रॉब्लम, वो नहीं रहेंगी। क्योंकि जीना तो रोज़ है, राइट? तो हमें वो प्रॉब्लम के साथ जीना है, या कि शुक्रगुजारी का रवैया जो मुझे उर्दू सिखाई ना मैंने। हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया है कि मैंने कहा हैप्टिट्यूड का उर्दू वर्ड क्या है, तो उन्होंने बताया कि शुक्रगुजारी का रवैया जो है उसका नाम है हैप्टिट्यूड। तो अगर आप सब उसको यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी। और ये जो आपने चीज़ें बताई, ये सिर्फ कनाडा में ही है या पाकिस्तान में भी ये चलती है? ये मेरे ख्याल में यहाँ ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा चल सकती जी, है। मैं दोनों जगह रह चुकी हूँ, बल्कि मैं काफ़ी जगहों पे रह चुकी हूँ। पाकिस्तान में जो खुशी मिलती है, ट्रस्ट में, आप लोग जितना भी कह लें कि बाहर मुल्क जाके ये ठीक है, आपकी बिजली पानी नहीं है ना, कोई बात नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंगली, जैसे बुशरा ने कहा था, सीख लो तरीका रहने का। यहाँ पाकिस्तान में रहने के जुगाड़े हैं। अच्छा, जुगाड़ सीख ले। जुगाड़े सीखे, कैसे रहना है। बिजली एसी नहीं है को तो बार बार कैसे बंद रहना करके है? ठंडा करके बंद कर देना है, चला चला के ठंडा करना है, फिर बंद कर देना है। मतलब ये इनको नहीं ना आता, ये तो हम सेंट्रल एयर कंडीशन में रहते हैं ना ये लोग। ठीक है। तो मैंने इसको सिखाया ये। अच्छा, सिखाया आपने इनको? जी जी बिल्कुल, मुझे सिखाया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब मैं यहाँ थोड़े टाइम से हूँ अभी, और मुझे लग रहा है कि वाकई हैप्पीनेस इज़ हियर इन योर ओन कंट्री। व्हेन पीपल कम अप टू यू, मतलब मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन वो आके मुझे कहते हैं, ओ आप नहीं लग रही कि आप यहाँ से, आप हमारे घर आए। अभी मैं वहाँ लॉबी में बैठी थी, किसी ने मुझे ऐसे इनवाइट कर लिया। आई एम रियली हैप्पी फीलिंग लाइक दिस। आपको ऐसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान आके, मगर मैं आपको वैसे बताया चलूँ, अगर कोई आपको आके ऐसे कहे तो आपने जाना नहीं है। मतलब पता करो कौन था जो बैठा हुआ था। लो जी, मैं सामान ये चेकआउट हो रहा था कि मेरे बगैर ये काम हो रहा था वहाँ। बाकी मुझे ऐसे कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि आप यहाँ से हैं, आप आए। मैं वो कुछ उसने कढ़ाई की हुई थी, कुछ सिलाई की थी, तो मैंने देखा, मैं कहा बहुत अच्छा है, कि आप मेरे घर आना, आपको खाना है। घबराए नहीं आप। नहीं तो सबा मोबाइल वाली भी खातून ही है। क्या पता, मगर आई गेट योर पॉइंट कि बिल्कुल आप जैसा कह रही है कि अपने जहाँ पे आप जिस मुल्क से हो। देखिए मैं एक छोटी सी बात तो करती हूँ, जैसे बाहर की बात की ना, ये लोग टोरंटो में रहते हैं, ये पहले दुबई में भी रहे। जब आप 30-30 फुट की वहाँ पे बर्फ़ साफ़ करते हैं, और इसको मैंने आज ही कहा, मैंने कहा देखो किसी से हम मिलने जाते हैं, मैं ज़्यादातर इसके पास ठहरती हूँ, ये नरिमान के घर से कुछ थोड़े से फासले पे है। तो मैंने कहा कि जब हम सोचते हैं कि हमने फलाने के घर खाने पे जाना है, मिसिसागा जाना है, तो हम 4 बजे निकलते हैं, 5-5:30 पहुँचते हैं, फिर वहाँ खाने पे जाते हैं इतनी दूर। हम तो यहाँ से रोज़, मतलब आप खाना खाने गुजरां वाले जाएं, मैंने कहा इधर हर चीज़ 15-15, 20-20 मिनट पे है। लाहौर में तो और भी करीब है। तो मैंने कहा हर कोई आपकी रीच में भी है, आपकी मर्जी है किससे मिलना नहीं मिलना, लेकिन वहाँ भी मुश्किलात हैं, तो मुश्किलात यहाँ पे भी हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा
कि कहाँ कैसे रहना है, वहाँ पे भी तो कोप करते ही है ना। अब मेरी ही बेटी जो हिल के पानी नहीं पीती थी, बर्फ साफ करिए बेलचे के साथ। ये जो हमारे यहाँ पे एक ये भी मसला है ना कि काम खुद नहीं करना, इसके भी तो एक बुशरापा बहुत से इम्प्लीकेशंस अब हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो 25-26 करोड़ हो गए हुए हैं, अब नया स्टेटिस्टिक है किसी ने दिया है कि 2050 में आप माशाल्लाह सारे जो है 40 करोड़ हो जाएंगे। मेरा तो इशू ये है कि बहुत ज्यादा मैं आप बोलती हूँ कि आबादी पे अल्लाह मियां हम पर रहम करे, और आबादी कम करने की जो पहले बोर्ड लगे होते थे ना 2 वक्फा जरूरी वगैरह टाइप, वो बावजूद हटा दिए गए हैं। अल्लाह ने वादा किया रिस्क का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने थोड़ी अकल भी दी है। अपने मुल्क को, अपनी स्पेस को, अपने बच्चों को ट्रबल में डालना। 1-2 बच्चे हैं, 5 है, 3 है, 8 है, 9 है, कितने सब बच्चे परेशान होंगे आके इस दुनिया में। जो पहले बैठे हैं वो नहीं पूरी पढ़ रही। बिल्कुल मैं कहती हूँ ना, हम जैसे हॉस्पिटल की चैरिटीज़ करते हैं, या और भी लोग बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ काम करते हैं, या बहुत लोग करते हैं हेल्प, उनकी चैरिटीज़ चलाते हैं। तो जब आप 2 करोड़ लोगों का मसला हल करते हैं मिसाल के तौर, तो सुबह 3 करोड़ पैदा हो चुके होते हैं। वो पीछे से सप्लाई रुकेगी तो अगले वाले लोगों वेलकम बैक जी। अवाम के सवाल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम। मैं फ़ारूक अब्बास बुखारी बोल रहा हूँ। सारा बकरा जो खा जाते हैं वो चलो अच्छा, मैंने देख लिया। मैम अगर 50-50 वापस आ जाए तो क्या वो पहली जैसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है जो चीज़ें पहले हो चुकी होती है ना, वो एक वक्त में होती हैं, दोबारा उस तरह से नहीं लगता। वो कोशिश की थी एक दफ़ा बीच में टीवी पे, शायद उसके 5-7 साल बाद वो वैसा नहीं हो सका। ऐसे ही आंगन टेढ़ा की भी कोशिश की थी, तन्हाइयाँ की भी कोशिश की थी, अनकही की भी कोशिश की थी, गज़नफ़र ने बनाई थी। वो एक टाइम होता है हर चीज़ का। वो मसाइल तो खैर हमारे वहीं के वहीं हैं, लेकिन आई थिंक वो वैसी पजीराई नहीं मिलेगी। तो वो लोग चले गए 2-3। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो लेवल ऑफ हार्ड वर्क नहीं मिलेगा। ये जिन प्रोग्राम्स का आपने 50-50 का आपने जिक्र किया, 50-50 जिस तरह बनता था, आप वो तो देखिए, कभी वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता कि वो बनता था। वो जो लोग थे उसमें, चाहे अल्लाह जन्नत नसीब करे, तारा साहब थे, माजिद जहांगीर साहब थे, शुएब, ये लोग सब मिलके, शुएब मंसूर आप कहाँ से अनवर साहब भी थे उसमें, शुएब मंसूर साहब अभी भी हैं, मगर माशाल्लाह शुएब साहब ने जिस तरह वो किया था उस जमाने में, वो आपके पास है ही नहीं। मैं तो तब इस्लामाबाद में थी जब वो शुरू हुआ। बिल्कुल। और 50-50 का मतलब क्या था कि हाफ म्यूजिक होता था, हाफ कॉमेडी होती थी। उसका नाम यूँ रखा था। तो मैंने उसमें गाना गाया था, मतलब मैं शादी से पहले उसमें गाना गाने गई थी। उसके बाद जब हम कराची शिफ्ट हुए तो चलो मैंने 2-3 चीज़ें उनकी कर ली। मैंने सुना यही कि जब इन्होंने शुरू किया था तो वहाँ पे एक जगह हसन स्क्वायर पे होटल थे ना, ये सारी रात बैठ के वहाँ पे ये सोचते थे सब मिलके। ये चौक पे नीचे बैठते थे ये सुबह 6-6 बजे तक। अभी भी अशरफ खान साहब के किस्से हैं, आप वो आपको बता सकते हैं किस्से कि जिस तरह करते थे। तो कौन करेगा अब ऐसा हार्डवर्क भाई? कोई नहीं। ये आपसे वो वाला नहीं होने वाला। बस उनकी अच्छी यादें ही रह जाए उन चीज़ों की। बिल्कुल, ये वो कमाल था जो वो लोग कर गए। इस वक्त की जनरेशन और मेरी जनरेशन के अंदर भी हमारे पास वो है ही नहीं। जैसे कहते हैं, वो स्लैंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हमारा वो पता ही नहीं है कि हम ये काम कर सकें। साहब जो बात है, हमारे पास ना टाइम शाइम तो छोड़ दें आप। तो ये वो वाले लोग और थे, वो काम कर गए। ये अब तो इंस्टेंट काम है। आप इंस्टेंट नूडल खाते हैं, आप लोग इंस्टेंट तस्वीर लगाते हैं फिल्टर के साथ। आप लोगों से कहाँ मेहनत होनी है? प्रोसेस आपने इतना ईजी कर दिया कि अब आपसे वो ना उस डेप्थ की चीज़ नहीं निकलनी। ये मसला है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्नेहा है। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको किसी सियासतदान की मिमिक्री करनी हो तो किसकी करेंगी? आप कोई है आजकल मार्केट में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मेरे सामने आया हो जिसकी मैंने कॉपी कभी की हो या मैंने कभी सोचा हो। आई डोंट थिंक सो। कभी नहीं, कभी भी नहीं। कोई इस वक्त पॉलिटिशियन नहीं? इस वक्त क्या, उस वक्त भी मैंने कभी की ही नहीं कॉपी। उस वक्त नहीं थी पॉलिटिशियन? नहीं इंटरेस्ट करते थे इतने? नहीं, कुछ नहीं खास नहीं। बेनज़ीर थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उनके बोलने का स्टाइल ज़रा डिफरेंट था, उर्दू भी उनकी ज़रा ऐसी थी, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं इस बारे में। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं शायद कच्चे काम को हाथ नहीं डालती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट कर पाऊँगी। अगर मैंने कहीं सोचा भी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर पाती। तो वही काम करना चाहिए जो आपको लगे कि कहीं मेरे हाथ में है इसका कुछ आने, मतलब यही तो फ़र्क है सारा का सारा। आपको हर काम करना चाहिए। नहीं, हर काम कैसे, क्योंकि मुझे एक ज़माने में, मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये मैंने 4-5 लोगों की पैरोडीज़ की, तब उस वक्त तक पाकिस्तान में कभी किसी ने की थी। ये बड़ा यूनिक सा काम था और इसके लिए मुझे ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। तो खैर वो हो गया, क्योंकि आई वॉज नेवर फनी लुकिंग। मुझे आई हैड टू क्रिएट फन बाय डूइंग समथिंग, या ऐड करना पड़ता था। फिर बाद में मुझे 2-3 लोगों का और भी उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं करना मुझे, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ये किए जाऊँ, बस हो गया जो होना था। फिर कुछ दिन बाद मैंने सोचा मैं एक ट्रेंड को कॉपी करती हूँ, और वो मैंने पहला रैप सॉन्ग गाया था लड़का बन के। बिल्कुल, इट्स माई लाइफ। और लिखा भी था कि मैं नहाऊँ ना नहाऊँ, मैं कल तो नहाया था, मैं आज को नहाऊँ। फनी था वो। तो मैं उसमें एज अ बॉय मैंने वो एक ट्रेंड को, ये तो उस वक्त यंग बॉय थे, नहाते भी नहीं थे, इनको मज़ा आया होगा ना बहुत। ऐसे बच्चे
आते नहीं ना थे उस जमाने में। जी जी। तो वो मैंने किया था, लेकिन ये भी मुझे डर होता है, मैं ज़्यादा एक चीज़ को चिपकती नहीं हूँ। अगर मैंने कोई फ़नी काम कर लिया तो मैं फिर उसके बाद सीरियस की तरफ चली जाती हूँ, फिर बीच में गाने लग जाती हूँ। मुझे छाप लगने से बहुत डर लगता था। और बात है कि मेरा कॉमिक काम जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मैं बीच में साथ साथ शुरू से ही सब कुछ करती रही, फ़नी भी करती रही, सीरियस भी करती रही, गाना भी गाती रही। मैंने भी PTV पे 50-60 गाने तो हैं जो भी यूट्यूब पे भी पढ़े। मैं कहती हैं ये भी मैंने गाया था, भूल गई। तो उस वजह से ना मैं एक चीज़ को बार बार नहीं करती, क्योंकि जब मैंने रैप सॉन्ग की पूरी एल्बम की वो सोल्ड आउट हो गई। वो मेरे पास कैसेट वाले फिर आए, मैंने कहा बस अब नहीं करना, अभी सब मुझे करोड़ों रुपये दे, मैं किसी की कॉपी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने कर लिया था जो करना है, बार बार नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया इंडस्ट्री में, आपके पास इतना फेम है, आपको कैसा फील होता है कि आपको पता है कि आप बहुत फेमस हैं? ये बताएं, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया बच्ची ने कि कैसा फील होता है, वो क्या फेमस होने का मामला है सारा। सॉरी टू से, ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं बड़ी कोई मगरूर टाइप हूँ, नहीं। इट्स अ वे ऑफ लाइफ नाउ। अब मुझे आदत पड़ गई है कि आप सबकी नज़रों में जो प्यार है ना, उसकी मुझे आदत। योर टर्मिनोलॉजी, ये उस जमाने की इन्फ्लुएंसर थी और जिनके तकरीबन कोई 20 मिलियन फॉलोअर्स थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरब है। मेरा सवाल मैम से है कि वो कौन सा ड्रामा था जिसने आपको बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया? बार बार ये है मेरे बार बार एक्चुअली कोई ना कहते हैं फेवरेट, तो मैं कहती हूँ हर फेवरेट 10 साल बाद बदल जाता है, फिर मुड़ के देखते कहती मतलब, ये इससे बेहतर नहीं है, वो कम था, ये अब बेहतर है। घर घर मकबूल वाला तो आई थिंक आंगन टेढ़ा से अगर आप स्टार्ट वही साइमा चौधरी ही नहीं लमान मतलब वो तो आखिरी उसमें मैं कहता हूँ स्टार्टिंग आंगन टेढ़ा, फिर उसके बाद फिर कहीं आप स्टूडियो ढाई और उन चीजों में बिजली हो गई, फिर जाके ये इस पिछले जो इन जनरेशन के सामने आया 15 साल पहले, हाँ वो 15 साल वो साइमा चौधरी हो गया। ये इतना, मैं तो बाहर भी जब जाती तो लोग साइमा चौधरी अभी तक बोलते रहते हैं और वो चलते भी उसके क्लिप। तो वो फेवरेट तो मैं, जैसे मैं इस प्ले, मैंने आपको तस्वीर जो दिखाई, अब मेरा इंतजार कर रही है, मेरा बड़ा अच्छा प्ले था। फिर मेरे लिखे हुए प्लेज, मेरे 10 से 11 सीरियल लिखे हुए हैं और वो संजीदा ही थे, सिंगल प्ले थे, फनी। वो ड्रामे मेरे संजीदा थे, फनी नहीं थे। 2 तो ऐसे कि मैं बहुत उन पे आई थिंक आई कैन बी प्राउड ऑफ देम। एक कुछ दिल ने कहा मेरा सीरियल था जिसमें कवलजीत साहब थे आपके साथ। जी, जावेद और कवलजीत सिंह थे और उसकी बड़ी वो भी तारीफ़ें करते हैं कि आपके डायलॉग में भूलता नहीं हूँ वगैरह वगैरह। एक और था दिल है छोटा सा, जो स्पेन में शूट हुआ था, उसमें मैंने एक्ट नहीं किया था, मतलब मैं थोड़े इशू बेस्ड ड्रामे लिखती थी। मैंने एक प्ले लिखा था जो अयूब खावर ने डायरेक्ट किया था, जो हमारे बड़े डायरेक्टर भी हैं, शायर भी हैं, प्यारे दोस्त भी हैं। वो मैंने लिखा था लाहौर की म्यूजिशियंस फैमिली के ऊपर। तो उसके ऊपर था जो कि म्यूजिक पे मेरी थोड़ी बहुत चूँकि नज़र है या मेरी नॉलेज है। सरंगी नवाज के एक बेटे पे लिखा था जो पॉप सिंगर थे और वो इसको ओन नहीं करना चाहते थे कि मैं सरंगी वाले का बेटा हूँ और मैं उसकी माँ थी। तो उसके ज़रिए मैंने बहुत सी सोसाइटी की चीज़ों को एड्रेस किया। तो मेरा हमेशा होता था कि कोई ऐसी बात सोच के लिखी जाए जो थोड़ी सी डिफरेंट हो और वो हमारे माशरे का हिस्सा हो, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। जी, सवाल मैं पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। आप इतनी खुशियाँ फैलाती हैं, ठीक है, माशाल्लाह से सारे लोग जैसे आपको देखते हैं खुश हो जाते हैं। पर्सनली आपको क्या चीज़ से खुशी मिलती है? मुझे खुशी मिलती है अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के बच्चों के साथ, और मुझे म्यूज़िक से बहुत खुशी मिलती है और दोस्तों के साथ खूब बड़े मज़े करती हूँ मैं ये। लेकिन एक बात हम सबको समझनी है, चाहे हमारी कोई भी एज है, जो कुछ आपके पास है ना, आप उसको अगर गिनने लगेंगे, इतने में गिन ले के हाथ चल रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, मेरा जो दिल चाहता है मैं पहन रही हूँ। ठीक है, मुश्किलें हैं, बिजली का बहुत मुसीबत है, लेकिन हम जिंदा हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है, हम पंखा चल रहे हैं। ये जो कुछ आपके पास है ना, बस इसको आप काफ़ी जानें और फिर थोड़ा सा अपने आप को संभालें कि ये बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन हमने इसके अंदर पॉजिटिविटी कैसे सोचनी है। मैं ऐसी बातें नहीं करी कि आप इसमें कहें कि जी कोई मसला नहीं, मसले हैं। जिसकी अम्मा बीमार है, जिसकी बच्ची बीमार है, जिनके पास अस्पताल का बिल नहीं है, वो कैसे किसी के हाथ में 6 लाख का फ़ोन देख के खुश होंगे? बिल्कुल, है ना, रियलिस्टिकली आप सोचें। लेकिन फिर भी हमें बार बार अपने आप को ये बताना पड़ेगा, तो जो चीज़ें हैं हम उन पे शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह का बेहद शुक्र है, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है कि हमारे पास सेंसेस हैं, आँखें, नाक, मुंह, दिमाग। अभी मैंने ये कहा मैं उठ के चली जाऊंगी, मैं कहीं पहुंच जाऊंगी, आप उठ के यहाँ से, तो फिर शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये बात। वेलकम बैक टू गपशप। बुशरा भाई, आप माशाल्लाह खुद भी यूट्यूब पे और बहुत सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहती हैं, तो आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और आपसे जानना चाहेंगे क्या आप जानती हैं ये आजकल की अब ये सोशल मीडिया और ये जेन जी जो है उनकी लिंगो है। तो लेट्स सी कि अगर आपको पता है और आपको भी शायद कोई फ़ायदा हो जाए, आप इस्तेमाल कर सकें, कुछ सीख लूँ किसी से मैं। जी बिल्कुल। खैर, तो देखते हैं आप ये कोई जानती हैं या नहीं जानती। जी दिखाइए। जी अब
ate and left no crumbs, इसका मतलब आप जानती हैं क्या? ये किसने लिखा है? नहीं, किसी ने लिखा कि इसका मतलब क्या होगा। ये आजकल बहुत लिखते हैं अपने लोग कैप्शंस के तौर पे और इस तरह के तौर पे। क्या खीरा खा के पानी पी लिया था इन्होंने? ये पानी मतलब क्रैम्स नहीं पड़े होंगे ना तो? नहीं, क्रम्स है। दिखाइए जी, मतलब दिखाइए क्या, ताकि पता चले। ate and left no crumbs का मतलब है did an amazing job, usually with fashion or a performance। तो अब अगली बार जब आप अवार्ड शो पे जाएंगी और आप देखेंगे किसी की परफॉर्मेंस होगी बहुत कमाल, तो आप फिर उसकी तस्वीर लगा के कहेंगी ate and left no crumbs। और आगे से लिखूंगी कि खीरा खा के पानी ना पीना। जी आगे दिखाइए। बाबूजी। जी क्या होगा जी मतलब आपके ख्याल से इसका? मुझे तो नहीं पता, अल्लाह जाने। इतनी की इंग्लिश तो मुझे आती थी, ये वाली नहीं आती। ये भी दिखाइए क्या मतलब हो सकता है इसका? ओह, लग्जूरियस और फैंसी। मुझे तो LOL का मतलब नहीं अभी तक समझ आया, लॉल। मैंने कहा ये क्यों लिखते रहते लोग, इसका क्या मतलब है? अब आपको पता चल गया ना लॉल का? हाँ, चल ही गया पता। कोई इतनी खुशी नहीं हुई मुझे पता चल गया। ये देखिए, लग्जूरियस और फैंसी आपने नहीं कहना, आपने ये कहना है। अच्छा भाई, क्या बाबूजी कहना है? बाबूजी आप याद रखिएगा। जी, फोमो। फोमो, ये तो कोई फोबिया टाइप नाम है इसका। कोई किस किस्म का फोबिया आपको लग रहा है? या कि फोम की किसी दुकान का नाम है। फोम की दुकान का नाम? मतलब फोम का बिस्तर नहीं होता? अच्छा ठीक है। तो जी अब असल में इसका मतलब देखिए क्या निकलेगा। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आप यहाँ हैं, अब आपको बच्चों ने फोन किया वहां से कि हम तो डिज्नी जा रहे हैं। तो इसमें घबराने की क्या बात है? जाओ बेटे, खुश रहो। मैं तो खुद 4 दफा होके आई हूँ। नहीं, मगर कोई इस तरह का कोई ओकेजन हो और बच्चे कहें हम सारे आपके ग्रैंड चाइल्ड जो है वो जा रहे हैं, तो अब आप कहें कि ओहो मुझे तो फोमो होना शुरू हो गया। जैसे मैंने कभी इस तरह की चिचोरी बात ना करूँ। मतलब अभी नरिमानी कहती है अम्मा सब लोग वहाँ बर्थडे मना रहे हैं, हम नहीं है वहाँ पे, तो ये फोमो था? ये फोमो हो रहा था नरिमान को, बिल्कुल। चलो अब आप नरिमान को फोन करके कहेंगे भाई पता चल गया तुम्हें क्या हो रहा था। जी आगे दिखाइए। जोमो। जोमो, हाँ जी अब बताएं। बस और ना जमो। जोमो का बताइए जी। इसको कहते हैं जो कहता है वही होता है। जॉय ऑफ मिसिंग आउट जी अब आपको ये है #जोमो। चलो शुक्र है मैं असेंबली में नहीं हूँ। मेरी कोई फिल्में भी नहीं चलती खास। अगला वर्ड है जी मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर, ये तो मैं खुद हूँ। ठीक है। ये अब आपने अगली तस्वीर पे आपने #मेन कैरेक्टर। हाय वो क्या होता है भाई? Someone who is generally well liked and charismatic। तो यानी कि That's what I am। बिल्कुल। तो अगली सेल्फी के ऊपर आपने #मेन कैरेक्टर लिखना है। बस ठीक है। मूड। मूड। अच्छा, मुझे मूडी लोगों से बड़ा डर लगता है। कभी कोई पहचानता है, कभी नहीं पहचानते। वो लोग अजीब से होते हैं वैसे ना, है ना? तो आपके ख्याल से वही वाला मूड है? हाँ, मूड। दिखाइए जी क्या मतलब है इसका। रिलेटेबल डिस्क्राइब्स अ करंट फीलिंग, तकरीबन वही मतलब है। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब चेंज करने की कोशिश नहीं की। हाँ, सही बात। जी रेड फ्लैग। ये तो वो चीज है जो कि हमको पता ही नहीं थी। जब रेड फ्लैग हो रहे थे हम उसको कहते कोई बात नहीं, गुजारा करो। फिर क्या हुआ, घर बसा रहना चाहिए ना। अच्छा, तो अब रेड फ्लैग का तो पता चल गया। अब तो पता चला कि अगले महीने की 22 तारीख को ही लोगों को रेड फ्लैग नजर आ जाता है। अब हमें आए जा रहा था, हमें क्या पता इसको रेड फ्लैग कहते हैं। अच्छा हाँ, तो यानी क्या पता चल चुका है रेड फ्लैग आपने सही गेस कर लिया हुआ है। हाँ जी। मतलब दिखा दीजिए। हार्मफुल और टॉक्सिक। बिल्कुल। देखिए सबसे हिट जो है वो रेड फ्लैग निकला है। जी आखिरी वर्ड है हमारे पास टी। मुझे नहीं पसंद चाय, बहुत कम पीती हूँ, इसलिए ये पता नहीं, देखते हैं आपके ख्याल से वही वाली टी है। दिखाइए जी टी क्या होती है। गॉसिप और द ट्रूथ अबाउट द सिचुएशन। अल्लाह भाई, बड़े खोचल लोग ने। सोचे टी का क्या किया गया ये आखिर। यानी कि चाय भी सादा नहीं रही है। यानी कि जब आप गॉसिप कर रहे हो या कोई सेशन हो तो उसका नाम आपने टी कहना है। अच्छा भाई, ठीक है फिर। तो अब आप यानी कि अगली बार किसी को कहेंगे कि आई वांट टू इनवाइट यू ओवर फॉर टी, हाँ तो वो ये समझेगा चुगली के लिए बुला रही हूँ। हाँ, चुगली में से मुझे बड़ी जहर लगती है, लेकिन होती बड़ी मजेदार। तो ये आपने मुझे अगली बार आपने कनाडा जाके और अमेरिका जाके ट्राई करने हैं सारे वर्ड। अच्छा, और आपने फिर मुझे बताना कि क्या रिजल्ट निकला इसका। वैसे वहां जाके भी मैं अपने जैसे लोगों से मिलती हूँ, शरीफ नफ्स किस्म के। इनमें से किसी को कुछ नहीं आता। नहीं तो क्या फायदा हुआ इतना टिकट खर्च करके आपको कनाडा? मैं इसलिए थोड़ी चाहती हूँ कि मैं ये सारी लैंग्वेज सीख के खसमान हूँ। इससे अच्छा नहीं मैं कोई जर्मन सीख लूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है। मगर मुश्ताबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई और इसीलिए तो मैंने कहा चलो वासे को देख लूँ, बड़े होके कैसे निकले। हम छोटे
छोटे छोटे होते थे जब हम मिलते थे, छोटे छोटे होते। बिल्कुल, मैं तो बहुत ही छोटा था उसमें। मगर थैंक यू सो मच, और आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।